हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? टेक्निकल टीम थोड़ा कमेंट्स का ध्यान रखें, आए नहीं रहे। तो दोस्तों नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा कि 2 से 3 मिनट पूरा लेट हूँ और इंटरनेट की सेवाओं में ये जो बाधा आ रही है उस वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं वो विषय आपको पहले से उसका परिचय है। हम मौलिक अधिकार टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और मौलिक अधिकारों में हमारा पहला मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार वो चल रहा है। हम लोगों ने अब तक समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 को पढ़ लिया है, साथ ही साथ कल हम लोगों ने अनुच्छेद 15 को भी पढ़ लिया है। आज हम लोग दोस्तों अनुच्छेद 16 पढ़ने जा रहे हैं और अनुच्छेद 16 पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा समय देते हैं। एक्चुअली में अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में है और आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब से संविधान लागू हुआ है 70 वर्षों में आरक्षण हमेशा भारतीय राजनीति का एक ज्वलंत विषय रहा है। एक ऐसा विषय रहा है जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के घोषणा पत्र में होता है, कभी इसके विरोध में होता है तो कभी इसके पक्ष में होता है। किस तरह से आरक्षण की ये जो यात्रा है वो आगे बढ़ी, आज उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 16 पूर्णतया आरक्षण के संदर्भ में है, लेकिन अनुच्छेद 16 पर चर्चा करते करते हम लोग और बहुत सारे अनुच्छेदों को टच भी करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम हम लोग 15 आर्टिकल इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर हम लोग टच करने चाह रहे हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 क्या कहता है उस विषय पर चर्चा, और आप चाहें तो इस चर्चा का नाम भी अगर देना चाहें, इसका नामकरण भी अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं आरक्षण के रूप में। तो आरक्षण विषय पर हमारी चर्चा प्रारंभ हो रही है। अनुच्छेद 16 शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूं कुछ बातें। मूल संविधान का आर्टिकल 16 जो है, इसमें कितनी धाराएं थी और वर्तमान समय में कितनी धाराएं हैं। अनुच्छेद 16 में आज के दिन 6 धाराएं हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आज के दिन 6 धाराएं हैं। और अगर मूल संविधान देखेंगे तो मूल संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत कुल 4 धाराएं थी। ये ऐसा जानबूझ कर हम लोग बताते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम रहता है कि अनुच्छेद 16 की जो यात्रा है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसकी आपको जानकारी रहती है। दोस्तों साथ साथ में मैं आपको एक बात अभी से बता देता हूँ, ये जो अनुच्छेद 16 है इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद और छिपे हुए भी हैं। छिपे हुए होने का मतलब ये है, आप लोग जानते हैं, आपको कई बार ये बात साझा की गई थी कि जब कैपिटल में ए या कैपिटल में बी या कैपिटल में जब सी वगैरह लिखे जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है वे अनुच्छेद मूल संविधान का भाग नहीं थे, ये वे अनुच्छेद हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भी 16(4)(a) जोड़ा गया और 16(4)(b) भी जोड़ा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 16 आज के दिन इसमें टोटल 6 धाराएं हैं। मूल संविधान में इसके अंतर्गत 4 धाराएं थी और अनुच्छेद 16 में 2 अनुच्छेद छिपे हुए हैं, 16(4)(a), 16(4)(b). दोस्तों आप लोगों को बताया गया कि पॉलिटी हम नए सिरे से पढ़ रहे हैं। पॉलिटी को हम लोग ए से जेड तक पढ़ रहे हैं। इस वजह से बहुत सारी नई बातें भी इसके अंतर्गत होने वाली है। आरक्षण के संदर्भ में जितनी भी गुत्थियां हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितनी भी जटिलताएं हैं, हम लोग चाहेंगे कि इस बार इस ऑनलाइन क्लास में आपकी ये जो जटिलताएं, आपकी ये जो गुत्थियां जो है, ये जो रिडल्स हैं, ये जो पहेलियां हैं, वो सारी सुलझा दी जाए। तो आरक्षण विषय को हम लोग शुरू कर रहे हैं। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण के संदर्भ में व्यवस्था कर रखी है उस विषय पर हम लोग बात करना जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, और दोस्तों पढ़ने का स्टाइल वही का मतलब है, पहले हम लोग आसान शब्दों में देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्या उसके अंतर्गत प्रावधान कर रखे हैं, और उसके बाद में आपको अनुच्छेद 16 का कौन सा भाग, कौन सी धारा
एक्चुअली में क्या कह रही है, उसकी हूबहू भाषा क्या है, शब्दशः क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है उसकी जो भाषा क्या है, वो आपको सामने रखी जाएगी ताकि आपको मालूम पड़ सके कि संविधान में शब्दशः क्या लिखा हुआ है। तो पहले 16(1) को हम अपनी भाषा में समझ लें, कॉन्सेप्ट को देख लें, इसके बाद में बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों 16(1) में लिखा हुआ है, आजीविका प्राप्त करने का सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। आजीविका प्राप्त करने का सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। सभी को समान अवसर प्राप्त होगा, ऐसा अनुच्छेद 16(1) में लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा संविधान कितना खूबसूरत है। अगर आप रोजगार प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप आजीविका प्राप्त करना चाहते हो, तो बिना किसी भेदभाव के आप सभी को समान रूप से रोजगार प्राप्त करने का अवसर होगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 16(1) में कर रखा है। दोस्तों याद कीजिए, आपको बात याद होगी, हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा था और प्रस्तावना में दो प्रकार की जो समानता है, दो प्रकार की समानता है, उनमें से एक समानता के रूप में अवसर की समानता भी है, ऐसा हम लोगों ने देखा। अवसर की समानता। तो कुल मिलाकर दोस्तों प्रस्तावना में अवसर की समानता का उल्लेख है। अभी आप फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अनुच्छेद 16 के अंतर्गत देख रहे हैं, यहाँ पर भी अवसर की समानता का उल्लेख है। और साथ ही साथ जब हम लोग नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तब आपके सामने आर्टिकल 39 पर चर्चा की जाएगी। आर्टिकल 39 में भी इसी प्रकार से अवसर की समानता का उल्लेख है। आजकल ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे याद होगा आप लोगों को जब प्रस्तावना बताई गई तब आप लोगों के सामने एक प्रश्न साझा किया गया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ पर है। दोस्तों सब लोग जानते हैं कि इन तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में है, लेकिन इन तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में भी है अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। इसलिए इसका आंसर प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों हो गए। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, अवसर की समानता का उल्लेख कहाँ पर है, आंसर होगा प्रस्तावना में है, आंसर होगा मौलिक अधिकार में है और आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व में, यानी तीनों जगह पर है। ऐसे प्रश्न आए हैं, आप देखिए ना, शिक्षा, एजुकेशन का उल्लेख बहुत सारी जगह पर है। आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे जब आपको शिक्षा दिखाई देगी, आप जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे बहुत सारे अनुच्छेदों में आपको शिक्षा शब्द दिखाई देगा। अनुच्छेद 45 में आपको शिक्षा दिखाई देगी, आर्टिकल 46 में आपको दिखाई देगा। मौलिक कर्तव्य जब आप पढ़ते हैं तब आपको 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में दिखाई देता है। मूल अधिकार जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे अनुच्छेदों में दिखाई देता है। अनुच्छेद 28 में दिखता है, अनुच्छेद 30 में दिखता है, अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत दिखता है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 16(1) में जो लिखा हुआ है उसको मैंने आसान शब्दों में आपके सामने रखा। अब देखिए दोस्तों, ओरिजिनली अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है। ये ओरिजिनली अनुच्छेद 16(1), ओरिजिनली का मतलब है शब्दशः। कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 16(1) की क्या भाषा है वो आपके सामने रखी है, और भाषा जरा देखिएगा। राज्य के अधीन किसी भी पद पर राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन यानी एम्प्लॉयमेंट, वही आजीविका, रोजगार, नियोजन या नियुक्ति यानी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। सब लोगों को अवसर की समानता प्राप्त होगी, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 16(1) में कर रखा है। लिखा हुआ है नागरिकों को, और मैंने दोस्तों आपको बता दिया नागरिक का मतलब ऐसे लोग जिन्हें भारत की नागरिकता हासिल है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, वोटर अलग शब्द होता है, सिटीजन अलग शब्द होता है, पब्लिक अलग शब्द होता है। पब्लिक यानी जनता होता है, उसमें सारे लोग इंक्लूड होते हैं।
बच्चे भी उसमें इंक्लूड होते हैं, उसमें नागरिक भी इंक्लूड होते हैं, उसमें गैर नागरिक भी इंक्लूड होते हैं, जो विदेश के जो लोग फिलहाल किसी वजह से यहाँ आ रखे होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। वोटर वो लोग होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी होती है, वो वोटर्स होते हैं। और नागरिक जो भारत में जो नागरिकता अधिनियम है उसके तहत जिन्हें सिटीजनशिप हासिल है, वो ये सब लोग नागरिक के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 16 नागरिकों के लिए अवसर की समानता का उल्लेख करता है। एज इट इज क्या लिखा हुआ है, शब्दशः क्या लिखा हुआ है, वो मैंने आपके सामने बात रखी है। अब देखिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 16(2) इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 16(2) में लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने में, आजीविका प्राप्त करने में, रोजगार प्राप्त करने में आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा 16(2) में लिखा हुआ है। किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है, धर्म के आधार पर साफ साफ लिखा हुआ है, 16(2) के अंतर्गत लिखा हुआ है, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उद्भव के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर तथा निवास स्थान के आधार पर। ये सब बातें आपको एज इट इज ध्यान रखनी है, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा मैंने लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, on the basis of the caste, on the basis of the gender or the sex, on the basis of the descent, on the basis of the birthplace and on the basis of the residence, निवास स्थान। साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इन आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दोस्तों हम लोगों ने कल 15(2) भी पढ़ा था और 15(2) में भी आपको इसी प्रकार के आधारों के उल्लेख किए गए, 15(1) के अंतर्गत भी इसी प्रकार के आधारों का उल्लेख किया गया था। ये जो 15(1) के अंतर्गत आपने जो चीज़ें पढ़ी है वो भी अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत ढंग से देखिएगा, आप एक चीज़ को नोट करेंगे कि वहाँ जो है उद्भव लिखा हुआ नहीं था और वहाँ जो है निवास स्थान भी लिखा हुआ नहीं था। यानी अनुच्छेद 15(1) जो कई सारे आधारों पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, उसमें 5 आधार का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में वहाँ लिखा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, मूल वंश, जाति, लिंग और लिखा हुआ है जन्म स्थान। दोस्तों वो जो 5 आधार दे रखे हैं वो अनुच्छेद 16 में भी रिपीट किए गए, लेकिन अनुच्छेद 16(2) में 2 बातें यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गई है। एक हो गया है उद्भव और दूसरा हो गया है निवास स्थान। ऑन द बेसिस ऑफ द डिसेंट और ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब दोस्तों आप मुझसे एक प्रश्न पूछेंगे, इनके टेक्निकल टीम से मेरा निवेदन है कि इनके कमेंट को दिखाएं मुझे। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे और वो प्रश्न क्या होगा, आप मुझसे पूछेंगे कि उद्भव, जन्म स्थान और निवास स्थान ये तीनों एक जैसे ही शब्द लगते हैं, इन तीनों में अंतर क्या है? उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान ये तीनों एक जैसे ही शब्द लगते हैं, इन तीनों में अंतर क्या है, ऐसा आप मुझसे प्रश्न करेंगे। दोस्तों उद्भव का मतलब तो जहाँ से कोई पीढ़ी निकलती है, जहाँ पर उनका जन्म नहीं, जैसे कोई कहता है कि मेरा जो दादाजी है, मेरी जो 7 पीढ़ियाँ हैं फला फला जगह पर रहती थी, वो तो हो गया आपका डिसेंट यानी आपका उद्भव। जन्म स्थान मतलब जहाँ आपका जन्म हुआ है, आप जो है जहाँ जन्मे हैं वो आपका जन्म स्थान। और निवास स्थान का मतलब है कि हाल ही में आप कहाँ रह रहे हैं। तो ये तीनों शब्द अलग है। उद्भव मतलब आप कहाँ से निकले हैं, आपकी पीढ़ियाँ कहाँ से निकली है। जन्म स्थान मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है और निवास स्थान का मतलब है अभी फ़िलहाल आप कहाँ रह रहे हैं। तो ये जो 3 आधार है तीनों अलग अलग है, थोड़ा सा इसको देखें। सीमा जी प्रश्न पूछ रहे हैं
उद्भव पर कैसे, मैं उद्भव पर कैसे का यही मतलब बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं, जैसे अभी देखिए कोरोना के संकट की बात कर लेते हैं, आपको मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा। सुरेश जी ने भी प्रश्न पूछा है कि उद्भव के बारे में बताओ थोड़ा। देखिए आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो कोरोना का जो संकट है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पिछले 15 दिन से प्रवासियों की बाढ़ आ रखी है। हर घर में, हर गांव में कोई ना कोई प्रवासी जरूर पहुंचा है। राजस्थान में कोई जन्मा हुआ व्यक्ति है, पाली में है, जालोर में है, बाड़मेर में है, नागौर में है, जयपुर में है, राजस्थान के किसी भी हिस्से में वो जन्मा, और उसके बाद में उसके जो परिवार के जो लोग हैं उसे लेकर हैदराबाद में सेटल हो गए, बॉम्बे में सेटल हो गए, पूना में सेटल हो गए, अहमदाबाद में सेटल हो गए, मद्रास में सेटल हो गए, या किसी और जगह पर सेटल हो गए। पिछले 15-20 सालों से, 25 सालों से वो वहीं रह रहे हैं। और उसके बाद में वो बच्चा बड़ा होता है, और बड़ा होकर वो जो है नौकरी करने के लिए या किसी अन्य वजह से वो दूसरे देश में सेटल हो जाता है। यूएसए में सेटल हो गया या यूरोप के किसी देश में सेटल हो गया। तो दोस्तों आपका जन्म राजस्थान में हुआ है, तो जन्म स्थान आपका राजस्थान है, ठीक है। और निवास स्थान अगर आप फॉरेन में शिफ्ट हो गए तो अभी वो आपका निवास स्थान फॉरेन हो गया। और उद्भव का मतलब आपकी पीढ़ी कहाँ से आई है। जैसे मेरे दादा, परदादा या उनसे भी पहले 6-7 पीढ़ी समझ लीजिए नागौर के किसी कस्बे के हैं, वहाँ से हम लोग आकर जोधपुर रहने लग गए। फिर जोधपुर में हमारी 2-3 पीढ़ियाँ आगे बढ़ी, और उसके बाद में मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म जैसे समझ लीजिए मेरा ननियाल में हुआ, तो जो मेरा ननियाल है वो मेरा जन्म स्थान है, और जहाँ से मेरी पीढ़ी निकल कर आई है नागौर के किसी कस्बे से, वो मेरा उद्भव है। और आजकल मैं जोधपुर शहर में रह रहा हूँ, तो वो मेरा निवास स्थान है। तो निवास स्थान मतलब अभी आप कहाँ रह रहे हैं, जन्म स्थान मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है, और उद्भव का मतलब आपकी पीढ़ियाँ कहाँ से निकल कर आई है। तो ये सब चीज़ें जो है इस तरह से होता है, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो मेरी बात का आप लोग समझ गए होंगे। तेज सिंह जी कह रहे हैं कि हमारा उद्भव गुजरात है, तो ठीक है, इस तरह से ही होता है। उद्भव, जन्म स्थान और निवास स्थान, ये स्टेप बाय स्टेप है। तो कुल मिलाकर आपको ये आधार ध्यान रखने हैं। 7 आधारों का उल्लेख है, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। अनुच्छेद 15 में और 16 में 2 फर्क है। अनुच्छेद 15 में 5 आधार दे रखे, यहाँ 7 आधार दे रखे, और जो एक्स्ट्रा 2 जो आधार है, एक उद्भव है और दूसरा निवास स्थान है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। विजय कह रहे हैं कि सर उद्भव में कौन सी पीढ़ी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहाँ जन्मे हैं वो आपका जन्म स्थान है। और आपकी जो अब आप, मैं तो भाट तो हूँ नहीं, मैं तो राव तो हूँ नहीं कि जो मुझे आपका आइडिया रहे। आपका जन्म जहाँ से हुआ वहाँ से आपका, जहाँ से आपकी पीढ़ियाँ निकली है वहाँ से उद्भव माना जाएगा। अब कहाँ से हैं तो वो तो मुझे मालूम नहीं है। मोनिका जी कह रहे हैं जहाँ से हमारी पीढ़ियाँ रही है वह इसी का जन्म स्थान है, ठीक है। रीलू कह रहे हैं कि मैं तो चंपारण में हूँ, बट मेरा तो ये जो आधार है, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कुंदन जी कह रहे हैं मैं तो अफ्रीका महाद्वीप में हूँ, तो अच्छी बात है, आप अफ्रीका महाद्वीप ही रहे, हमारे यहाँ पर आकर कोरोना मत फैला देना, बस इसका थोड़ा ध्यान रखना। मजाक में कहा ये मैंने बात। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आपको आर्टिकल 16(2) में इस बात का ध्यान रखना कि ये 2 आधार है, उद्भव और निवास, ये एक्स्ट्रा है। आजकल ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन से आधार का उल्लेख है, कौन से आधार का उल्लेख नहीं है। संगीता जी कह रहे हैं कि उद्भव और जन्म स्थान एक भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कई बार आप माइग्रेशन नहीं करते हैं, कई बार आप वहीं के रह जाते हैं, तो दोनों एक चीज़ें दोनों हो, और निवास स्थान भी एक हो सकता है। संगीता जी, उद्भव, जन्म स्थान और निवास स्थान तीनों भी एक हो सकते हैं। हम कहीं हिले ही नहीं, हम कहीं डुले नहीं, हम जहाँ हमारी पीढ़ियाँ निकली वहीं अभी उसी घर में रह रहे, जन्म भी उसी घर में हो रहा और अभी भी रह रहे। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि तीनों आधार है। अंकित कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि सर 15(1) में उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अंकित जी, अनुच्छेद 15 आपने पढ़ा ढंग से, अनुच्छेद 15 को आप ढंग से देखिएगा, 5 आधार लिखा हुआ है, और साथ ही साथ लिखा हुआ है या उसके अलावा कोई आधार, और भी लिखा हुआ है। 5 तो पर्टिकुलर लिखे हुए हैं, 5 पर्टिकुलर लिखे हुए हैं, और आगे लिखा हुआ है या इसके अलावा भी कोई आधार। इसलिए भेदभाव तो किया ही नहीं जा सकता, आप ये मत समझिए। अच्छा एक बात, अंकित जी मेरी बात को बहुत ढंग से सुनना। भारत का नाम इंडिया, दैट इज भारत लिखा हुआ है, भारत और इंडिया है।
तो आप क्या ये कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि भारत का नाम पाकिस्तान नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, यूरोप नहीं है, अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। जो चीज़ लिखी हुई नहीं है उसका हम लोग उल्टा मतलब तो नहीं निकाल सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में एक उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। साथ ही लिखा इसके अलावा भी किसी और आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। कल जब अनुच्छेद 15 आपको बताया था तब आपको एज इट इज बताया था, वहां साफ लिखा है इसके अलावा, इसलिए किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हेमलता जी कह रहे हैं और 3 अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं तभी तो लिखा है हेमलता जी। तीनों आधार अलग अलग, अधिकांश लोगों के आधार अलग अलग होते हैं, इसी वजह से लिखा है, और कुछ लोगों के आधार सेम ही हो सकते हैं। हाँ, प्रतिभा जी कह रहे सर हमारे तो तीनों ही आधार एक हैं, तो आपकी से भेदभाव नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। संतोष कह रहे हैं 15(1) और 16(2) में क्या डिफरेंस है? अरे 2 फर्क है ना। अनुच्छेद 15 का संबंध जो है सरकारी नौकरियों के अलावा अन्य जगह पर आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव इन आधारों पर नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहता है अनुच्छेद 15। संतोष, आप मेरी बात को ढंग से सुनना। अनुच्छेद 15 सरकारी नौकरियों के अलावा आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी अन्य जगह पर नहीं हो सकता है, ये तो आधार है 15। और अनुच्छेद 16 ये कह रहा है कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं हो सकता। पहला अंतर तो ये है। दूसरा, अनुच्छेद 15 और 16 में अंतर यह है कि अनुच्छेद 15 में पर्टिकुलर 5 आधार लिखे हुए और अनुच्छेद 16 में 7 आधारों का उल्लेख है। तो संख्या की दृष्टि से भी 2 एक्स्ट्रा आधार है। तो मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ गए होंगे, अंकित भी समझ गए हैं कि अब सर कन्फ्यूजन दूर हो गया है। रवि कह रहे हैं कि उद्भव और निवास स्थान 15 में नहीं है, आप एकदम सही बात है। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप। चलिए, अब अनुच्छेद 16(2) एज इट इज क्या है वो जरा मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि जो अंकित ने प्रश्न पूछा वो इसी वजह से पूछा कि उन्होंने कहा कि 5 आधार 15 में लिखे हुए हैं, इसका मतलब अन्य आधार पर भेदभाव हो सकता है। जी नहीं, अन्य आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता। तो अब हम लोग, अभिषेक सारस्वत कह रहे हैं कि निजी संस्थानों में तो हो सकता है। अभिषेक जी, मैंने कल भी क्लियर कर दिया था कि मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध में प्राप्त है, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन मैंने आपको कहा कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी होते हैं जो निजी होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, जैसे अस्पृश्यता। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं करेगा, तो क्या आप मेरे साथ छुआछूत कर लोगे? नहीं करोगे ना। ठीक इसी प्रकार से तो आपने कहा कि निजी स्थान पर भेदभाव हो सकता है। मेरा घर है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मैं वहां किसी व्यक्ति को नहीं आने दूं तो ऐसा मैं कर सकता हूं, वो मेरी प्रॉपर्टी है भाई, मेरी मर्जी होगा, मैं उसको आने दूंगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। तो अभिषेक मेरी बात को समझोगे। अब 16(2) मैंने आपके सामने एज इट इज रख दिया। एज इट इज क्यों रख रहे हैं अंकित? एज इट इज इसलिए तो रख रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कहीं आपके मन में ये विचार नहीं आ जाए, कहीं आपके मन में ये विचार नहीं आ जाए कि ये तो लिखे में इस आधार पर तो हो नहीं सकता, बाकी वाले आधार पर भेदभाव हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। मैं आपकी बात को क्लियर कर देता हूं। याद कीजिएगा, आपको आइडिया होगा कि रंजन गोगोई साहब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं और रंजन गोगोई साहब को अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदय ने राज्यसभा में मनोनीत किया। दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा में मनोनीत हो रखे हैं और सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी है। आप लोग जानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू भी मनोनीत हो रखे हैं राज्यसभा में, और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो मैरी कॉम है मुक्केबाज, वो भी राज्यसभा में मनोनीत हो रखी है। दोस्तों, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया आपको? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 क्या कहता है? साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा का विशेषज्ञ व्यक्ति राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा। दोस्तों, रंजन गोगोई साहब का कौन सा फील्ड है? चारों में से ढंग से देखा जाए तो कोई फील्ड नहीं आता है। सचिन तेंदुलकर का कौन सा फील्ड है? अगर ढंग से देखा जाए तो चारों में भी नहीं आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने उदाहरण दिए हैं कि ये जो लोग हैं इस फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए, उदाहरण स्वरूप है। किसी और फील्ड में एक्सपर्ट है उनको भी किया जा सकता है जैसे। तो ठीक इसी प्रकार से ये तो आधार दे रखे हैं, बाकी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होता है, ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य है। तो बात समझ गए होंगे आप मेरी? ठीक है, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर। क्या लिखा हुआ है? राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में धर्म,
रिलीजन, मूल वंश यानी रेस, जाति यानी कास्ट, लिंग यानी सेक्स यानी जेंडर, उद्भव यानी डिसेंट, जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस, निवास स्थान यानी रेजिडेंस। आप देखो अंकित, अंकित मेरी बात को ध्यान से देखिए, यहां इनमें से किसी भी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उससे भेद किया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि इन आधारों पर इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो शिल्पा जी कह रहे हैं सर अब क्लियर हो गया। रवि जी कला में सचिन, ये तो हमने और आपने कहा ना, सरकार ने तो नहीं कहा कि कला में सचिन, हमने कहा है अपने हिसाब से। तो अंकित अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो देखिए, एक धर्म, दूसरा मूल वंश, तीसरा जाति, चौथा लिंग, पांचवा उद्भव, छठा जन्म स्थान और सातवां निवास स्थान। दोस्तों ये जो बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज जो है वो आपके सामने परोसा गया। इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, मेरा कहने का उद्देश्य ये है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। अनुच्छेद 16(2) एज इट इज क्या है, शब्द श क्या है, वर्बेटम क्या है, आपके सामने रख दिया है। तो मेरे हिसाब से अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अनुच्छेद 16 के संदर्भ में। तो ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। रीलू राठौड़ कह रहे हैं कि अब अच्छे से समझ में आ गया। ओके दोस्तों, ये तो बात हो गई अनुच्छेद 16(2) की। क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3) पर आ जाइए। अब आप मेरा आप लोग निवेदन मानिएगा, अनुच्छेद 16(3) पर आ जाइए। यहां से एकदम नया प्रकार का प्रश्न है, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ऊपर 16(2) में पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 16(3) में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हूबहू आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले आसान शब्द देख लीजिए। 16(3) ये कहता है कि नहीं, राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई नहीं है, ये केवल और केवल मैंने आपको समझाने के लिए कही है। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने का मतलब है कोई राज्य चाहे तो किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान में कोई वैकेंसी आए, आरएस की वैकेंसी आई और राजस्थान सरकार ने 1000 वैकेंसी निकाली आरपीएससी ने, और उस वैकेंसी में लिखा कि जो 100 जो पद हैं वो मारवाड़ के लोगों के लिए आरक्षित रहेंगे, 100 जो पद है वो ढूंढाड़ के लोगों के लिए आरक्षित रहेंगे, 100 जो पद है शेखावटी के लोगों के लिए आरक्षित रहेंगे। इस तरह से अगर कोई नियम बनाता है तो पर्टिकुलर किसी एरिया के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना को हम अपनी भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि ये निवास स्थान के आधार पर प्राथमिकता देना है। तो हाँ अभिषेक एकदम सही है, अपवाद शुरू हो गया। अब जो ऊपर लिखा हुआ है कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, 16(3) ये कह रहा है कि निवास स्थान के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। हूबहू लैंग्वेज अभी आपके सामने रखूंगा मैं। निवास स्थान के आधार पर प्राथमिकता, प्रायोरिटी, यानी कोई राज्य अपने वहां पर वैकेंसी निकालता है तो वैकेंसी निकालने के बाद में वो पर्टिकुलर कुछ पोस्ट पर्टिकुलर किसी एरिया के लोगों के लिए आरक्षित कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 16(3) ये कहता है। अब देखिए विजय, ये प्रश्न अभी नहीं है यार, मैंने तो केवल उदाहरण दिया राज्यसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है, ये अभी प्रश्न नहीं है मेरे भाई। चलिए तो इसको जरा देखिएगा। अनुच्छेद 16(3) ये कह रहा है कि सरकारी नौकरियों में राज्य चाहें तो निवास स्थान के आधार पर पर्टिकुलर किसी जगह के लोगों को प्राथमिकता दे सकता है। आप कहेंगे ये तो बहुत गलत बात है, जैसे बिहार के कोई वैकेंसी आए और बिहार में किसी पर्टिकुलर जगह के लोगों को बिहार में प्राथमिकता दी जाए तो उसका आधार अनुच्छेद 16(3) है। जैसे मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी आए, छत्तीसगढ़ में कोई वैकेंसी आए, महाराष्ट्र में कोई वैकेंसी आए या पंजाब में कोई वैकेंसी आए और पर्टिकुलर किसी जगह के लोगों को
अगर उस नौकरी में प्राथमिकता दी जाए तो इसे हम लोग कहेंगे निवास स्थान के आधार पर प्राथमिकता देना। इस बात को मेरा थोड़ा ढंग से समझिएगा, ये मेरे हिसाब से एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। सरोज संसद कानून बनाकर ऐसा करेगी या कैसे करेगी बता रहे हैं। कुंदन कह रहे हैं जैसे सर झारखंड राज्य में सरकारी नौकरियों में दूसरे राज्यों को नहीं भर सकते हैं कुछ वैकेंसीज में। ऐसा तो नहीं है, मैंने ऐसा नहीं देखा है कुंदन। सरकारी नौकरी में ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। ऐसा किस लिए नहीं हो सकता अभी बात करूंगा। पर आप मुझसे एक प्रश्न पूछिए कि सर ये तो गलत बात है, किसी राज्य की नौकरियों में किसी एक जगह के लोगों को प्राथमिकता देना, वरीयता देना, ये तो ठीक नहीं है। ये तो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ में, ऐसा आप मुझसे कह सकते हैं। आपके मन में ये ख्याल आ सकता है। लेकिन दोस्तों हमारा संविधान बहुत खूबसूरत है और उस खूबसूरती का एक उदाहरण आपके सामने ये भी है। अब आप कहेंगे ये कैसी खूबसूरती है भाई, तो मैं उसी को क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजी में कहते हैं भूमिपुत्र की अवधारणा, सन ऑफ द सॉइल, भूमिपुत्र की अवधारणा, भूमिपुत्र की अवधारणा, सन ऑफ सॉइल। सन ऑफ सॉइल। पता है भूमिपुत्र की अवधारणा क्या कहलाती है? भूमिपुत्र की अवधारणा का मतलब है स्थानीय संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का है। भूमिपुत्र की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? स्थानीय संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का है। अनुच्छेद 16(3) जब जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, शुरू से ही है, पहले दिन से ही है, जब जोड़ा गया था तो इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो हो सकता है कि हमारे देश का कोई भाग बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ हो, विकास की जो दौड़ है उसमें पिछड़ गया हो, मुख्य धारा से बहुत पीछे रह गया हो, तो ऐसी स्थिति में उस पर्टिकुलर जगह के लोगों को उस जगह की नौकरियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा 16(3) कहता है। भूमिपुत्र की अवधारणा से ही प्रेरित है। स्थानीय संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का होना चाहिए। ये जो भूमिपुत्र की जो अवधारणा है वो बेसिकली अनुच्छेद 16(3) से ही संबंधित है। सीमा जी ने एकदम बात बहुत ढंग से कही है कि धरती पुत्र की अवधारणा क्या इसी अनुच्छेद से विकसित हुई है। एकदम सीमा जी आप सही कह रहे हैं, सीमा अरोड़ा जी, कि धरती पुत्र की अवधारणा इसी से संबंधित है। एकदम आप समझिए। राजेंद्र जी कह रहे हैं सर प्राथमिकता क्यों? तो प्राथमिकता इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना, हमारा देश इतना लंबा चौड़ा देश, इतना विशाल भौगोलिक क्षेत्र, सब जगह से समान रूप से विकास की गंगा थोड़ी बही है। हमारे देश में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है लेकिन बहुत जगह पिछड़ भी गई है। तो ऐसी स्थिति में जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, पिछड़ी हुई जो जगह के लोग हैं, उनको पर्टिकुलर कुछ वैकेंसीज में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 16(3) में किया गया है। गोपाल जी चौधरी साहब कह रहे हैं सर आंध्र प्रदेश में भेदभाव किया गया। हाँ, आंध्र प्रदेश में है। ये इसको भेदभाव मत कहिएगा, एक्चुअली में भेदभाव तो एक नेगेटिव टर्म आता है। इसके लिए सही शब्द जो है वो है वरीयता देना, प्राथमिकता देना। इसके लिए जो सही शब्द है प्राथमिकता देना, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ढंग से समझेंगे तब ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसको अक्सर विद्यार्थी रटना चाहता है और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग रटें नहीं। यशवंत सिंह जी भाषाई आधार पर आरक्षण किस में आएगा? अभी भाषाई आधार पर आरक्षण कोई है ही नहीं, उस विषय पर अभी बात भी नहीं कर रहे हैं। संपत जी कह रहे हैं सर राजस्थान में बाहरी लोगों को कितना प्रतिशत आरक्षण है? अरे संपत जी अभी रुकिए थोड़ा सा, मैं इसको क्लियर करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। रावल जी कह रहे हैं कि किसी क्षेत्र की साक्षरता दर सुधारने के लिए भी प्राथमिकता दी जा सकती है। अब देखिएगा, अब देखिए 16(3) कह रहा है कि राज्य कुछ वैकेंसीज में स्थानीय लोगों को या पर्टिकुलर लोगों को प्राथमिकता दे सकता है। ये 16(3) है। तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए, आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए। ख्याल क्या आना चाहिए? ये तो हर राज्य अपने यहाँ पर वहाँ की नौकरियाँ, वहाँ की जो वैकेंसी निकालेगा उसमें पर्टिकुलर अपने राज्य के लोगों को प्राथमिकता देने लग जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं मुझसे। राजस्थान ऐसा करेगा, बिहार ऐसा करेगा, छत्तीसगढ़ ऐसा करेगा, यूपी करेगा, एमपी करेगा। ये तो देश की एकता और अखंडता टूट जाएगी जी ऐसे तो।
इससे तो बिहार का व्यक्ति कभी राजस्थान में अप्लाई कर ही नहीं पाएगा, राजस्थान का व्यक्ति बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी में कभी अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ये राज्यों के हाथ में होता तो ऐसी स्थिति में तो राज्य सरकारें सभी अपने अपने कानून बनाकर बाहर के लोगों का प्रवेश ही रोक लेती सरकारी नौकरियों में। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं कि हमारा पड़ोस में राज्य गुजरात है, और गुजरात की जुडिशरी जो है उसमें कितने लोग राजस्थान के होंगे, बिहार के होंगे, यूपी के होंगे, और इवन राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में भी यूपी, हरियाणा के लोग आते हैं, पंजाब के लोग आते हैं। तो अगर इस प्रकार का पावर राज्यों के हाथ में दे दिया जाए तो बुरा बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। इसलिए हमारे संविधान में एकदम बहुत बढ़िया सा प्रावधान कर रखा है, और वो प्रावधान क्या कर रखा है दोस्तों, 16(3) के संदर्भ में जो भी कानून बनाया जाएगा, मैं अभी आपको लैंग्वेज भी बता दूंगा। 16(3) के संदर्भ में जो भी कानून बनाया जाएगा वो कानून कौन बना सकता है, केवल संसद ही बना सकती है, और किसी को इसका पावर नहीं है। राजस्थान की वैकेंसीज में राजस्थान के लोगों को या मारवाड़ के लोगों को या शेखावटी के लोगों को, बिहार की वैकेंसी में बिहार के किसी हिस्से के लोगों को अगर प्राथमिकता देनी है तो कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर नहीं छोड़ी गई है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ी गई है, संसद के ऊपर छोड़ी गई है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। हेमराज जी कह रहे हैं सर सन ऑफ सॉइल की अवधारणा क्या है। हेमराज जी मैं इसको लिखवा भी दूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। तो ये जो अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत पर्टिकुलर किसी जगह के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता जो दी जाती है वो संसद के द्वारा दी जाती है। संसद कानून बनाती है तब ही जाकर प्राथमिकता दी जा सकती है। ऐसे प्राथमिकता देने का अधिकार अगर राज्य सरकारों को ऊपर छोड़ दिया गया तो कोई भी राज्य बाहर के लोगों को अपनी नौकरियों में प्रवेश देगा ही नहीं। ये तो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत घातक हो जाएगा। इसलिए ये पावर केवल और केवल, रीलू एकदम सही कह रहे हैं, ये पावर केवल किसको है, संसद को है। यशवंत सिंह जी कह रहे हैं गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी को अनिवार्य किया हुआ है। सर ऐसा अप्रत्यक्ष आरक्षण नहीं है। नहीं 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 यशवंत सिंह जी, ऐसा नहीं है। वो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा है। ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष मत करिए, इसको इस तरह से मत बांटिएगा। हाँ बट सर, सुमित जी कह रहे हैं बट सर अदर स्टेट में अप्लाई करने के लिए लैंग्वेज आनी चाहिए सब जगह, ये तो राजस्थान में ऐसा नहीं। अरे भाई, राजस्थान भाषा को अभी मान्यता नहीं मिली है, 8वीं अनुसूची में इसको उल्लेखित नहीं किया गया, इस वजह से दिक्कत आ रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अंजू बालाजी कह रहे हैं कि तमिलनाडु में आरक्षण इसके तहत दिया गया था। देखिए तमिलनाडु की बात छोड़िएगा, मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बताया गया था संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा किया गया था, और ये जो संशोधन है वो 2013 में लागू हुआ था। और 98वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, 371 जे, और 371 जे नाम का अनुच्छेद जोड़कर कर्नाटक के राज्यपाल को ये विशेष शक्तियां दी गई कि कर्नाटक के जो पर्टिकुलर 4 जिले हैं, जिसमें बीदर भी है, बीजापुर भी है, गोलकुंडा भी है, वो जो जिले हैं, रायचूर भी है, ये जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों के निवासियों को नियोजन के संदर्भ में वो प्राथमिकता देंगे, उनके लिए विकास के लिए कार्य करेंगे। ये जो संविधान में संशोधन है ये किसने किया, संसद ने किया, ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल 16(3), अनुच्छेद 16(3) में ये लिखा हुआ है कि ऐसा केवल और केवल कौन कर सकता है, संसद ही कर सकता है। कालूराम जी ने कहा सर ये मूल संविधान में, यस ये पहले दिन से है, अनुच्छेद 16(3) पहले दिन से ही है। सीमा जी कह रहे हैं कि राज्य में दी जाए तो भी संसद ही बनेगी। हाँ, अगर राजस्थान के लोगों को भी अगर प्राथमिकता देनी है तो इस विषय पर भी कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एकदम अभिषेक सही कह रहे हैं, बीदर गुलबर्गा एकदम बात सही कह रहे हैं। तो ये 371 जे के तहत प्रावधान किया गया। अब मैं 16(3) आपको एज इट इज क्या लिखा हुआ है वो बता देता हूँ, पर आपको 2 प्रश्नों को ध्यान में रखना है। यहाँ 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक, अनुच्छेद 16(3) के आधार पर अनुच्छेद 16(3) में कौन से आधार का उल्लेख है
जिसके आधार पर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जा सकती है, तो आपको याद रखना है निवास। और दूसरा क्या, अनुच्छेद 16(3) के तहत जो भी विधि बनाई जाती है उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य विधानमंडल को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, संसद को। तो आंसर हो जाएगा संसद। दोस्तों, आप कदापि ये मत सोचिएगा कि सर इतना डिटेल में हमसे थोड़ी पूछेंगे। पूछा जाएगा भाई, पूछा जाएगा। सरोज कह रहे हैं कि सर 371(j) में हैदराबाद भी था क्या? देखिए सरोज, जो हैदराबाद आप सोच रहे हो, जो आंध्र प्रदेश वाला जो हैदराबाद है, मैं उस हैदराबाद, ये 371(j) में वो वाला हैदराबाद नहीं है। एक्चुअली में 371(j) में कर्नाटक जो है, कर्नाटक का खुद का एक एरिया है, उसका नाम है कर्नाटक हैदराबाद एरिया। इस हैदराबाद का उस हैदराबाद के साथ कोई संबंध नहीं है। तो जो हैदराबाद का उल्लेख तो है, लेकिन ये वो वाला हैदराबाद नहीं है जो आंध्र प्रदेश में है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विजय कह रहे सर वरीयता के संदर्भ में कानून बनाने के लिए पहल कैसे होगी? राज्य निवेदन करेगा। राज्य निवेदन करेगा कि साहब हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनके लिए सर आप विशेष प्रावधान कीजिए। अगर संसद को लगा कि ये ठीक है, देश की एकता और अखंडता के अनुरूप है, संविधान के अनुरूप है, तब संसद जाके कानून बनाएगी। इनिशिएट राज्य ही करता है। एजाज अहमद जी कह रहे हैं कि भूमिपुत्र की अवधारणा लिखाएं। ठीक है, भूमिपुत्र लिख दीजिए। भूमिपुत्र लिखिए, एक लाइन में लिखना है केवल। स्थानीय संसाधनों पर बेस इसका अनुच्छेद 16(3) है। जो लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। स्थानीय संसाधनों पर, स्थानीय संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का है। स्थानीय लोगों का है। स्थानीय लोगों का है। यह है भूमिपुत्र। सुमन कह रहे हैं कि सर सरकारी नौकरी राज्य या अन्य राज्यों को आरक्षण इस अनुच्छेद के अंतर्गत है क्या? अभी आ रहे हैं हम लोग, आरक्षण विषय पर आ रहे हैं, 16(4) के अंतर्गत आ रहे हैं। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। रवि कुमार जी कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरी में संसद कर सकते हैं क्या? अरे जम्मू कश्मीर के और भारत के अन्य राज्यों में अब कोई फर्क नहीं रहा है। रवि कुमार जी आप कहाँ पर हैं? अब कोई फर्क नहीं रहा है। अब जो करती है वो जम्मू कश्मीर में संसद ही करती है। तेज सिंह जी कहिए राज्य के उस क्षेत्र की सिफारिश सांसद करेंगे? नहीं, राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार संसद से करती है। विजय वरीयता के लिए पदों की संख्या, अरे पदों की संख्या का निर्धारण थोड़ी करना है भाई। ये तो केवल एक प्रावधान किया गया है कि आप प्रावधान कर सकते हैं 5%, 7%, 8%। संख्या वंख्या तो ये सब राज्य सरकार को खुद ही करनी है। कुंदन जी कह रहे हैं ये अवधारणा कहाँ से उदित हुआ? यहीं से उदित हुआ। यहीं से उदित होने का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं दिया है, और अगर दिया होगा तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन ऐसा कहा गया कि किसी भी देश का समग्र विकास एक साथ में नहीं होता है, कोई न कोई एरिया पीछे रह जाता है। तो जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे आने के लिए, उनके लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए। इसी को हम लोग भूमिपुत्र की अवधारणा कहते हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने वो आर्टिकल रख देता हूँ ताकि आपकी बात एकदम क्लियर हो सके। दोस्तों ये वो आर्टिकल है, अगर आप चाहें तो इस आर्टिकल को नोट भी कर सकते हैं, बहुत ढंग से इसको रोक रोक के भी देख सकते हैं। अनुच्छेद 16(3) क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जरा देखिएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात मतलब 16(1) और 16(2), इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को, ये देखिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। निवारित मतलब संसद को ऐसे कानून बनाने से रोकेगी नहीं। कैसे कानून बनाने से? जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उनमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या ऐसे नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक
निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती हो। अब इन दोनों शब्दों को आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, आसान भाषा में आप लोगों को बता देता हूं। अनुच्छेद 16(3) ये कह रहा है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद मतलब 16(1) और 16(2), 16(1) और 16(2) संसद को रोकेगा नहीं, संसद को कानून बनाने से नहीं रोक सकता है। 16(1) और 16(2) किस प्रकार का कानून बनाने में? लोगों को नियुक्तियों के संदर्भ में निवास की अपेक्षा, निवास की योग्यता का निर्धारण करने या निवास के आधार पर प्राथमिकता देने के संदर्भ में कानून बनाने से संसद को यह अनुच्छेद नहीं रोक सकता। यह अनुच्छेद मतलब 16(1) और 16(2). 16(1) ये कहता है ना, क्या कहता है 16(1) कि रोजगार के सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे, और 16(2) ये क्या कहता है? 16(2) कहता है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और 16(3) क्या कहता है कि ये जो दोनों हैं 16(1) और 16(2) ये संसद को रोकेगी नहीं। किस बात के लिए नहीं रोकेगी? रोजगार में निवास की अपेक्षा, निवास के आधार पर प्राथमिकता देना, नेगेटिव शब्दों में कहे तो निवास के आधार पर भेदभाव करने के संदर्भ में कानून बनाने से संसद को नहीं रोका जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 16(3) कह रहा है। कुंदन जी कह रहे हैं सर फिर इसके खिलाफ तो न्यायालय में नहीं जा सकता। अरे भाई क्यों जाएंगे न्यायालय में, जब खुद कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का पावर संसद को दे रहा है कि 16(1) और 16(2) के तहत जो बातें कह रखी है ये दोनों बातें संसद को रोक नहीं सकती। जब ये पावर ऑलरेडी संसद को दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्रेमाराम जी कह रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी, भाई केंद्र शासित प्रदेश के लिए तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो है उनमें तो विधानमंडल होता ही नहीं है। दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ दीजिएगा, तो मेरे हिसाब से अब बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, अब बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। 16(3) एज इट इज आपके सामने रखा हुआ है, इतनी देर तक मैंने रोक रखा है। दो शब्द महत्वपूर्ण है, एक तो संसद को पावर है और किसके आधार पर? निवास स्थान के आधार पर। और मैंने आप लोगों को अभी से बता दिया है ये पावर हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर संसद को दिया है। दोस्तों आप जरा सोचेगा, ये पावर अगर संसद को नहीं दिया होता तो ऐसी स्थिति में हमारी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कानून बनाकर दूसरे राज्य के लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोक सकती थी। इसी वजह से ये बनाया गया। हाँ, क्यों नहीं भर सकते हैं सुमन जी, बाहर के लोग भी फॉर्म भरते हैं। हमारे यहाँ पर कितने सारे जो टीचर्स हैं जो हरियाणा के हैं, पंजाब के भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अफर्मेटिव एक्शन बोल सकते हैं क्या? अफर्मेटिव एक्शन ही है। अमेरिका में जैसे अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं उसी को डॉक्टर शर्मा जी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हम लोग आरक्षण कहते हैं। एकदम बात सही है। तो पहला मैसेज आ गया है सुमन जी का कि सर अब हमको समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जिस विषय को लेंगे, थैंक यू, सबको समझ में आ रहा है। रेखा जी कह रहे सर अनुच्छेद 16(3) को अपनी भाषा में लिखवा दो। अरे रेखा जी सिंपल है, अनुच्छेद 16(3) एक लाइन में, संसद सरकारी नौकरियों में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हेतु कानून बना सकती है। वापस बोलो, संसद सरकारी नौकरियों में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव के संदर्भ में कानून बना सकती है। बस दैट्स ऑल। चलिए, सबको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। सारे लोगों के मैसेज आ गए। ओके, अब हमको आगे बढ़ना है और बात करनी है अनुच्छेद 16(4) की। 16(4) ये वही अनुच्छेद है जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है। आर्टिकल 16(4) इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ द रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैं अनुच्छेद 16(4) बोलकर रहूंगा, यू विल बी आस्क ए क्वेश्चन टू मी, आप मुझसे प्रश्न पूछोगे, देन व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिकल 15(4) एंड 16(4)? 15(4) is the constitutional base of the reservation in educational institution for scheduled caste, scheduled tribes and OBC, and 16(4)
is the constitutional base of the reservation in public employment. 15(4) शिक्षण संस्थानों में SC, ST और OBC के आरक्षण का आधार है और 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है 16(4). क्या कह रहा है 16(4)? जरा देखिएगा, साफ साफ शब्दों में लिखा और पहले दिन से लिखा हुआ दोस्तों, बाद में नहीं जोड़ा गया, पहले दिन से ही है, यानी मूल संविधान में ही है। राज्य अनुसूचित जाति, देखिएगा जरा, राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा ऐसे पिछड़े हुए लोग जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा। देखिएगा अनुच्छेद 16(4), हाँ अभी बात कर रहे हैं अनुच्छेद 16(4), राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति ऐसे पिछड़े हुए लोग जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा, ऐसा अनुच्छेद 16(4) में लिखा हुआ है। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, 15(4) आपने कल पढ़ा था, वहां लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकेगा। अनुच्छेद 15(4) में विशेष प्रावधान का उल्लेख है और यहां स्पष्ट रूप से आरक्षण शब्द का उल्लेख है। 15(4) आप लोग जानते हैं दोस्तों, कल हमने पढ़ा, बाद में जोड़ा गया, प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और अनुच्छेद 16(4) ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ही भाग है, जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन से ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़े हुए लोग, कैसे लोग? जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी, ऐसा अनुच्छेद 16(4) में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको पूरा आपके प्रश्नों को देख रहा हूं और अब आपने जो पहला प्रश्न पूछा है वो मुझे दिख रहा है, चित्रा जी का है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को समझा दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन? अपर्याप्त से आपका क्या मतलब है, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना को हम लोग अपर्याप्त कहते हैं। आप कहेंगे सर आप शब्द बताइए कि मतलब क्या है। मतलब बता रहा हूं, जरा सुनिएगा, केवल उदाहरण है, ये भारत है और ये भारत की जनसंख्या के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं और मैंने आपको कल ही पहले से कह दिया कि आरक्षण जैसे विषय को पढ़ रहे हैं, मेरे कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और जैसा कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है, कोर्ट ने जिस तरह के जजमेंट्स दिए हैं उस बारे में हम लोग बात करें। किसी भी प्रकार के मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है और मैंने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो आपके व्यक्तिगत विचारों का कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण है। भारत की जनसंख्या, उदाहरण के तौर पर भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लोग 15% है, उदाहरण। एसटी लगभग 7.5% है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) मैं आपको हूबहू बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वैसी पूरी बात बताऊंगा। वो ये कहता है कि सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। का मतलब क्या है? का मतलब यह है कि जिस जाति, जिस वर्ग की जनसंख्या देश में जितनी है, एससी की जनसंख्या कितनी है? 15%, एसटी की कितनी है? 7.5%। तो सरकारी नौकरियों में भी उनका उतना ही प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए। अगर भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जाति के लोग 15% है तो सरकारी सेवाओं में भी वो 15% होने चाहिए। अगर 15% है वो सरकारी सेवाओं में
तो इसे कहेंगे पर्याप्त प्रतिनिधित्व। दैट्स मीन व्हाट, इसका मतलब हुआ प्रतिनिधित्व क्या हो गया, पर्याप्त। जनसंख्या के तुलना में सरकारी सेवाओं में उतना प्रतिशत उनका नहीं है तो उसे कहा जाएगा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। मेरे हिसाब से मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व मतलब जिस वर्ग की जनसंख्या देश में जितनी है उनका जो प्रतिशत है उनका उतना ही प्रतिशत सरकारी सेवाओं में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसे अपर्याप्त माना जाएगा और अगर ऐसा है तो इसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जाएगा। विजय प्रताप जी कह रहे हैं सर रिपीट करो, थोड़ा बता दीजिए कि रिपीट करना किसको है। मेरा कहने का मतलब है सरकारी सेवाओं में उनका उतना ही प्रतिशत होना चाहिए जितना देश की जनसंख्या में उनका प्रतिशत है। अगर नहीं है सरकारी सेवाओं में उतना प्रतिशत तो ऐसी स्थिति में इसे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जाएगा। निकिता जी कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ऑब्वियसली मैंने कहा ऐसी के लोग 15% हिंदुस्तान में रहते हैं तो सरकारी सेवाओं में भी 15% होने चाहिए। वो सरकारी सेवाओं में अगर 12% है तो इसका मतलब ये प्रतिनिधित्व जो है वो कैसा है, अपर्याप्त है। जैसे शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या जो है भारत में उदाहरण के तौर पर 7.5% है तो सरकारी सेवाओं में भी वो 7.5% होने चाहिए। अगर सरकारी सेवाओं में वो 7.5% है तो इसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जाएगा। क्या मेरी बात अब समझ में आई? अनुराधा जी ने कहा मुझे समझ में आ गया। रामदेव जी कह रहे हैं कि सर इसका मतलब गवर्नमेंट चाहे तो भी आरक्षण को मिटा नहीं सकती, क्या ये जवाब दो, क्या ये जवाब है? जी नहीं रामदेव जी, ऐसा नहीं है। सरकार चाहे या नहीं चाहे, सरकार की चाहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आरक्षण सरकार की इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं है। मैं एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, इट्स ऑन नॉट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। आरक्षण फंडामेंटल राइट के रूप में मौजूद है और उसकी एक शर्त दे रखी है कि जब तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक आरक्षण होगा। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4) में लिखी हुई है। तो आपके जितने भी प्रश्न हैं उनको तैयार रखिएगा। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं और यहीं से अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जुड़े रहना, आज पूरे 2 घंटे इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।